ये न्यूमरोलॉजी को पूरा पढ़ने के बाद बाकी के टाइप को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, तो थोड़ा एक झाड़ी मार लेते हैं अपन, उस पे देख लेते हैं उस चीज को। तो अंक ज्योतिष जो होते हैं, कुछ ज्योतिष जो होते हैं अंकों के माध्यम से होते हैं, और कुछ ज्योतिष जो होते हैं अक्षरों के माध्यम से होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, अक्षरों के माध्यम के ज्योतिष को भी हम अंक ज्योतिष में जब पढ़ते हैं तो अक्षर को हम चेंज करके जानते हैं, क्योंकि कुछ भावार्थ ऐसे होते हैं जो नंबर सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं रहती है और किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता रहती है। ठीक है, तो फिर उनके लिए प्रिडिक्शन की क्या टेक्निक होनी चाहिए या प्रिडिक्शन किस हिसाब से करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे पुराने लोग होते थे, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते थे। तो ज्योतिष शास्त्र जो होता है दो टाइप के वाइब्रेशन को मानता है। एक जो वाइब्रेशन होती है जो अंकों के माध्यम से आती है, यानी जिस स्थिति में आप पैदा होते हैं वो आपकी डेट। और यहाँ पे नामों को भी अहम भूमिका दी जाती है, क्योंकि जो बर्थ के बाद आपकी एक आइडेंटिटी होती है, जिस नाम से आप पहचाने जाते हैं, जिस लेबल से आप पहचाने जाते हो, इस नाम के वाइब्रेशन की पावर। इसलिए देखना कि दोनों में भी आपको समान गुणों को देखने की तकनीक सिखाई जाती है, जैसे आपको डेस्टिन नंबर, ठीक है, सोलर नंबर, इनर ड्रीम नंबर, इन नंबरों को देखने की कला दोनों भी मेथड से सिखाई जाती है। तो अंक ज्योतिष विद्या को बोलते ना, बोलने के लिए या सीखने की चार विधियां होती है। एक होती कैडलियन अंक विज्ञान, जिसमें हम अक्षरों को अंकों में तब्दील करते हैं और उसके आधार पे हम प्रेडिक्शन को करते हैं। दूसरी होती है कबाला अंक ज्योतिष। तो हमने हिजरू की संस्कृति से उगम पाए हुए इस विज्ञान के बारे में जाना। जैसे हमने बोले थे कि इंसान जो था आदिवासी जमात में रहता था, और तब तिथियों को देखने की ऐसी कुछ कलाएं अवगत नहीं थी। तब यहाँ पे नाम से भविष्य किया करते थे, यानी इन्होंने भी अलग अलग नामों से, नाम के लेटर के वाइब्रेशन से अक्षरों पे उन्होंने ऐसी एक तकनीक को खोजा जिसमें ये ह्यूमन बिहेवियर को बता सकते थे, उसके नेचर को बता सकते थे, उसके जीवन में आने वाली विपदा को भी बता सकते। तो इस अंक विज्ञान को बोला जाता है कबाला अंक ज्योतिष। और ये नियर अबाउट प्रश्न विचार ज्योतिष जैसा ही ज्योतिष माना जाता था। इसमें 1 से लेकर 9 डिजिट, जैसे कबाला में जो आप अंकों का, अक्षरों का चार्ट देखते थे, वो नियर अबाउट पाइथागोरस जैसा ही था। लेकिन पाइथागोरस जो होता है वो ट्रायंगुलर में कैलकुलेट किया जाता है, और कबाला अंक ज्योतिष जो है वो 9 ग्रह से उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे वो मानते थे कि 9 ग्रह 9 चलन थे, और उन चलन के हिसाब से वो, तिथियों के हिसाब से वो उनको डिवाइड करके जो भी आंसर आता था उसके बदौलत वो आंसरिंग किया करते थे। बाद में तामिल अंक शास्त्र की बात करते हैं, तो तामिल अंक शास्त्र यानी जो अभी हम पढ़ रहे हैं वैदिक, हम तो वैसे दोनों का कंबाइन पढ़ रहे हैं। जैसे आप अक्षरों के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रह की स्थितियों के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट वैदिक में आता है। और यहाँ पे जब आप लूसु ग्रीड के द्वारा अध्ययन करते हैं तो ये चाइनीज अंक ज्योतिष का मिलाप होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों का हाइब्रिड पढ़ रहे हैं। जैसे तामिल अंक शास्त्र और हम पढ़ रहे लूसु ग्रीड, जो चाइनीज अंक शास्त्र को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बाद में चौथा जो होता है वो पाइथागोरस अंक शास्त्र है। ये भी अंक शास्त्र अक्षरों पे टिका हुआ है। अभी आपके दिमाग में आया होगा कि ज्यादा करके अंक शास्त्र जो होते हैं वो अक्षरों पे ही क्यों बने हैं, अंकों पे क्यों नहीं बने जाते। ठीक है, तो अंकों पे जो बनाने की जो विधि है, अंकों को याद रखने की जो विधि है, तो ये यहाँ से हजारों साल पूर्व से शुरू हुई। ठीक है, ईसा विजान आप बोलते ना 100 150 से शुरू हो गई थी। तब
लोग ना तो तिथियों को ध्यान में रखते थे, ना ही डेट को ध्यान में रखते थे। पहले लोग दिन और रात की अगर परिभाषा जानते थे तो वो सूरज की पोजीशन को देख के समय का अनुमान लगाते थे। पहले समय की कोई ऐसी विधि नहीं थी जो समय को बांध के रखा जाए हो या समय को नोट करके रखा जाए, बराबर है। यानी 7 बजे 8 बजे जैसे हम देखते हैं, तो उस टाइप की कोई गतिविधियां ही पहले अवगत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या होता था कि लोग सूर्य की पोजीशन को देख के दिन में सन की पोजीशन को देख के अनुमान लगाती थी, और रात में चांद की पोजीशन को देख के लोग अनुमान लगाते थे कि कितना बजा करता था, ठीक है। लेकिन ये भी गतिविधियों में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती थी, लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था चांद निकलता ही नहीं था, सूरज निकलता ही नहीं था। तब इन इन समय में उनको समय की सीमा को बांधना नहीं आता, समय को पहचानना पहचानने में तकलीफ जाती थी। जैसे जैसे अभी सपोज पूरा बादल से घिरा हुआ समय चल रहा है, तो उस दौरान क्या होता था कि हम बाहर की क्रियाओं को देख ही नहीं पाते थे, हमको समझ में नहीं आता था। पहले सूरज और चांद की पोजीशन से समय सीमा को निकाला जाता था, ठीक है। दिन को भी लोग अपने हिसाब से याद रखते थे। जैसे अभी जो दिन होते हैं, हम जो कैलेंडर देखते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं, तो वहां पे कैसे होते थे, डेट होती थी, यानी 1 से लेकर 31 डेट होते थे। तो पहले ऐसे कुछ अनुमान ही नहीं थे। पहले लोग सीजन, उनके ऋतु और उसके नक्षत्र, नक्षत्र का भी विकास बाद में हुआ जब ज्योतिष का विकास हुआ था। तो इसलिए पुराने जितने भी मेथड थी, वो जो मेथड बनी वो नाम के आधार पे बनी, अक्षरों पे आधार पे बनी, कि लोगों को एक नाम एक पहचान पहले से ही दी जाती थी। बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम ध्यान में रखने लगे, ठीक है। आपको भी आपकी डेट ऑफ बर्थ तभी याद होगी जब आपकी जन्म पत्रिका बनी होगी या जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा। यानी आप अभी भी देखते हो कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर आप थोड़े विलेजेस एरिया में होंगे तो आपको अपने खुद के डेट ऑफ बर्थ को आइडेंटिफाई करने में ही बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। आपके मम्मी पापा को पूछना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो नहीं बता पाते, क्योंकि पहले कुछ ऐसा यही नहीं था, ज्ञान का वो माध्यम नहीं था। और यहाँ में से क्या होता है, कुछ लोग ही ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, वो नोट करके रखते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो तो नोट करके ही नहीं रखते थे। तो फिर उस समय में ऐसे अनगणित प्रॉब्लम आते थे, और इन अनगणित प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग ज्योतिष की मेथड को यहाँ पे खोजा गया। और यहाँ से अंक शास्त्र, पहले अंक अंक ही ज्यादा चलते थे, अंक शास्त्र ज्यादा चलते थे, इसलिए अंकों के माध्यम से ज्योतिष को देखने की कला उजागर की। तो यहाँ पे हमने 4 माध्यम को देखा। 4 माध्यम में से 3 माध्यम जो थे वो नाम से आइडेंटिफाई होते थे खाली। तामिल अंक ज्योतिष, वैदिक अंक ज्योतिष जो होता है वो 100% नंबरों पे एनालिसिस होता है। और बाद में ये तो तामिल अंक ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र जो है, वो अभी सभी का मिला जुला एक स्वरूप माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अक्षरों से भी स्थितियों को जानते हो, यानी किसी के नाम से भी एनालिसिस करते हो और किसी के डेट ऑफ बर्थ से भी उसको एनालिसिस करते हो। और फिर अभी तो आप देख रहे हो अलग अलग न्यूमरोलॉजी जो होते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपने अभ्यास के अनुसार इस तकनीक को अलग अलग भागों में देखते हैं, और अलग अलग भागों में अपने अपने हिसाब से इसकी पढ़ाई करते हैं। कोई कोई ऐसे रहते हैं, जितनी भी आप मोडालिटी सीखे होंगे तो उतनी मोडालिटीज के साथ आप इस कला का, इस टेक्निक का उपयोग करेंगे उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैडलियन की बात करें तो कैडलियन की चार्ट को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। वहां पे पूरे अक्षर रहते हैं और उन अक्षरों को प्लैनेट के आधार पे रखा गया है। यहाँ पे 9 का डिजिट नहीं होता, क्योंकि कैडलियन में 9 का डिजिट जो होता है वो उग्र स्वभाव का माना जाता है। और वो बोलते हैं अगर इस ग्रह में
हम किसी लेटर को डालते हैं तो इंसान में वो तब्दीली नजर आती है, इसलिए वो क्या करते हैं 9 के डिजिट को वहां पे नहीं डालते। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस ऐसा नहीं होता है, पाइथागोरस में उस डिजिट को ऐड किया गया है। ठीक है, पाइथागोरस में क्या किया है, उस डिजिट को ऐड करके उसको कैलकुलेट किया जाता है। कबाला सिस्टम ये लाइक पाइथागोरस जैसी होती है, जहाँ पे पाइथागोरस का सेम चार्ट आप यहाँ पे यूज करते हो, 1 to लेके 9 डिजिट तक आप यूज करते हो। ठीक है, और उसके आधार पर आप उनका विश्लेषण करते हैं। अभी कहीं पे 8 और कहीं पे 9 डिजिट होने का एक महत्व होता है कि देखो आपको बताया कि 9 प्लेनेट होता है करके उन्होंने 9 अंकों के साथ उनको पढ़ना शुरू किया। और कोई बोलता है कि कोई ग्रह जो होता है जो ज्यादा प्रभाव बढ़ने से उनकी व्याधियां बढ़ती है, तो कोई उन वाइब्रेशन को बढ़ाना ही नहीं चाहता था, तो उसके कारण उन्होंने 8 अंकों तक ही इसकी सीमा रखी। तो इस तरीके से ये जो 4 टाइप जो होते हैं ये प्रचलितता में आए, और अभी जो आप पढ़ते हो इन चारों का कॉम्बिनेशन पढ़ते हो। अभी जो हम पढ़ते हैं इन चारों कला का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे हमने जाना ना एजुकेशन का इवोल्यूशन होते रहते हैं, तो वैसे ही हर एजुकेशन जो बढ़ता जाता है उसमें भी इवोल्यूशन होता जाता है। तो जैसे ज्योतिष शास्त्र का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र भी आपको अलग अलग माध्यम से लिंक होते हुए दिखता है ना। जैसे एस्ट्रो वास्तु दिखता है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, वास्तु शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो न्यूमरो दिखता है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी डिसेस के हिसाब से की जाती है, रोगों के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी की जाती है, कौन से रोग किसको कब हो गए इसका अनुमान जो होता है एस्ट्रोलॉजी से लगाया जाता है। ये भी आपने सीखा। ठीक है, तो ये कैसे करते थे कि यहाँ पे जो हर एक प्लैनेट जो है एक मूविंग स्टेज में रखे हुए थे। जैसे हमने सुना है कि सूर्य एक राजा होता है, उसके इर्द गिर्द सभी जो उसके उपग्रह होते हैं उससे सभी उनके सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, और उनका एक डायमेंशन होता है, उनका एक वक्त रहता है, उतने डायमेंशन में ये सूर्य के इर्द गिर्द की एक परिक्रमा को पूरा करते हैं। तो जब हर ग्रह की पृथ्वी और सूर्य के साथ वाला डिस्टेंस जो होता है उसी को यहाँ पे काउंट किया जाता है। देखो कभी कभी आप अगर किसी कुंडली को देखोगे तो वहां पे पॉइंट में कुछ ऐसे वैल्यू में लिखा होगा, तो ये एक अनुमानिक तथ्य होता है कि पोजीशन पृथ्वी से ये ग्रह की इतने दूरी पे होगी, वो ग्रह की उतने दूरी पे होगी, उस पोजीशन पे आधार पे अनुमान दिया जाता है। लेकिन इस अनुमान के लिए अगर हम हर समय अगर इस अनुमान को नोट करें तो ये पॉसिबल चीज नहीं है। आपको टेलीस्कोप लगेगा, टेलीस्कोप लगेगा, जहाँ से पृथ्वी और हर ग्रह के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि उसका पोजीशन कितने डायमीटर में आता है, और इतना कोई तंत्र ज्ञान हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो ये रिकॉर्डेड तंत्र ज्ञान होते हैं, रिकॉर्डेड बोलते ना एक्सिस होते हैं, जिन पे हम ध्यान में रख के उस एक्सिस के आधार पे हम लोगों की भविष्यवाणी करते हैं। यानी हम बोलते कि अभी जैसे ईयर का, जैसे मैंने बोला कि हम बोलेंगे कि ये ईयर इस ग्रह का होगा, और ये जो ग्रह होता है हर राशि में घूमता रहेगा, हर राशि में वो ग्रह क्या होगा, घूमता रहेगा। जैसे अमावस्या पूर्णिमा क्या होती है, चंद्र क्या होता है, घूमते रहता है अलग अलग डायमेंशन में। जब चांद हमको दिखाई नहीं देता तब हम अमावस्या बोलते हैं, और जब चांद पूरा दिखाई देता है तब हम उसको पूर्णिमा बोलते हैं। तो चांद 27 नक्षत्र में ट्रैवल करता रहता है, 27 घरों में वो ट्रैवल करता रहता है, और इसी घरों के कुछ कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं जो मैं वास्तुशास्त्र में आपको बताऊंगा, यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा मैं। फिर ऐसे ही आगे में इसका इवोल्यूशन अलग अलग जगह में होता गया। ठीक है, आयुर्वेदा के साथ न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को जोड़ा गया, क्योंकि जो ज्योतिष का जो आविष्कार है वेदों से हुआ ऐसा बोला जाता है। पुराने जमाने में भी लोग भविष्यवाणियां करते थे,
इसका उल्लेख हमको महाभारत रामायण में मिल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे हमें ज्योतिष की उपलब्धियों के बारे में हमने सीखा है, उसके बारे में जाना है। तो तब से ये जो चीजें होती है यहाँ पे रिसर्च बढ़ता गया और इसकी इवोल्यूशन होती गई। ये जो पुराने 4 इवोल्यूशन मैंने बोले, ये पुरातन जमाने की इवोल्यूशन थे। अभी तो इसमें बहुत तब्दीली आ गई। ठीक है, हम भी खुद ज्योतिष को पढ़ते तो हम कलर थेरेपी के हिसाब से भी पढ़ते हैं। आप किसी के ब्रेन को एनालिसिस करते हो, किसी व्यक्ति को एनालिसिस करते हो तो डेट ऑफ बर्थ से करते हो, वो एस्ट्रोलॉजी देखते हो, उसके एनर्जी लेवल को देखते हो, हीलिंग की टेक्निक सीखोगे तो और कुछ नई टेक्निक आपने सीखोगे, उस टेक्निक का आप यूज करके उसको एनालिसिस करते हो। वो समाधान यहाँ पे जो रेमेडीज दी जाती है, समाधान भी आप आपके ज्ञान के अनुसार देते हो। कितने टाइप के सिचुएशन को आपने सीखा, सिचुएशन हैंडलिंग मेथड को सीखा, इसके आधार पे आप क्या कर देते हो, उसकी रेमेडीज को चुनते हो। कभी कोई हर्बल रेमेडीज दे देता है, कोई फ्लावर रेमेडीज कोई दे देता है, कोई सेंट की रेमेडीज कोई दे देगा, कोई फलों की रेमेडीज आपको करा देगा, कोई पेड़ पत्तों की रेमेडीज आपको करा देगा। ठीक है, तो ये रेमेडीज क्यों करते हैं, ये आपके अलग अलग अनुभवों के आधार पे आपने यहाँ पे रेमेडीज को चुना है। और हर जगह पे रेमेडीज का महत्व जो होता है उत्तम होता है। किसी की प्रॉब्लम को एनालिसिस करना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम को एनालिसिस करके उसको सॉल्व करना, प्रॉपर वे से सॉल्व करना, ये बड़ी बात होती है। इसलिए पहले के लोग देखो वैद्याचार्य भी थे, तो वो क्या करते थे, बीमारी को आइडेंटिफाई कर देते थे और बाद में उनके बीमारी के आधार पे इनको दवाई बना के पिलाते थे। ठीक है, तो क्यों करते थे, क्योंकि उनको उस बीमारी को पता चल गया, बाद में उसको उन्होंने निकालने की कला भी सीखी। बाद में जिन जिन गुणों का उन्होंने उपयोग किया, अगर आगे वाले को बेनिफिट कर दिया, उन्होंने वो लिख के रख दिया। और जो जो गुण बेनिफिट नहीं कर पाए उनको उन्होंने लेफ्ट कर दिया। और जिनके ड्रॉबैक्स भी आते गए, उन्होंने वो ड्रॉबैक्स भी वहां पे लिख के छोड़ दिए। इसलिए ड्रॉबैक को लिख के छोड़ा क्योंकि दूसरा कोई ये गलत प्रोसीजर को ना करे। उन्होंने 2 ही चीजों को वहां पे रखा, एक तो सक्सेस और दूसरा था अनसक्सेस। तो वैसे ही ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, ये सभी जो तथ्य है, ये सभी तथ्य एक काल्पनिक भावार्थ से जुड़े होते हैं, एक्सपेरिमेंटल भावार्थ से जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम हमारे पारमांशिक शक्तियों के साथ साथ हमारे अवेयरनेस का उपयोग करके हम रेमेडीज को लोगों को सजेस्ट करते हैं, जिनसे उनका सही हो। इसलिए इस विद्या में किसी को परफेक्शन नहीं आया, कोई परफेक्ट किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कोई किसी के परफेक्ट जन्म की तारीख को नहीं बता सकता, कोई किसी के परफेक्ट मृत्यु की तारीख को नहीं बता सकता। ये सभी सूडो साइंस में आता है, ये तार्किक स्टडी में आता है। यहाँ पे आप तर्क के माध्यम से बोलते हो। जैसे हम बात करते हैं अभी, सपोज इससे भी बात करते हैं, अगर यहाँ मेडिकल साइंस की भी बात करते हैं, मेडिकल साइंस में इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे तथ्य जो होते हैं अभी भी उतने हद तक सटीकता से नहीं आते। ठीक है, जैसे अभी मशीन होती है, जैसे कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो मशीन कैलकुलेट करके बताते हैं कि इसकी डिलीवरी की डेट ये होगी, बराबर है। लेकिन आप देखो कभी वो प्रॉपर डेट में डिलीवरी होती है, उसके बिफोर होती है, उसके आफ्टर हो जाती है। तो मशीन खाली आपको एक एनालिटिकल डेट देती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी उसी डेट में रिएक्ट करे। वो एक समय सीमा को बताती है। तो मेडिकल साइंस इतना जागरूक होने के कारण भी वो बीमारियों की गतिविधि को रोक नहीं सकता और उनके बोलते ना लक्षणों को त्याग नहीं सकता। जैसे हमें बचपन में वैक्सीन लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, क्योंकि हमें वो बीमारी हमें डेवलप ना हो, उसके रिलेटेड इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बनी रहे। तो एक अंदेशा रहता है, उस अंदेशा के आधार पे आपको वैक्सीनेशन कराया जाता है। लेकिन जब ये वैक्सीनेशन कराया जाता है तब भी आपको बीमारी होती है, तब भी बच्चा बीमार होता है। तो ये क्यों हुआ, ये एक अंदेशा ही था, उनका अंदेशा था कि अगर ये आप लगा लेते हो
तो इससे आपको ये बीमारी नहीं होगी, बराबर है। लेकिन वो 100% सही है? डेफिनेटली नहीं है। इसलिए मेडिकल को भी प्रैक्टिस बोला गया है। मेडिकल को भी प्रैक्टिस क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जो भी तथ्य होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, उसका कोई आधार नहीं होता। हाँ, मेडिकल साइंस को मानते हैं, जो चीजें दिखते हैं हम उन पे बिलीव करते हैं। इस आधार पे मेडिकल साइंस मानती है और इस आधार पे आप मानते हो, बराबर है। लेकिन हर साइंस में जो तथ्य होते हैं 100% सही नहीं होते और 100% गलत भी नहीं होते। जिनको बेनिफिट हो गया उनको बेनिफिट हो गया। एक टाइप की टैबलेट हर किसी को सूट नहीं होगी, किसी को दूसरी, किसी को दूसरी, किसी को दूसरी होगी। नहीं, किसी को सिंगल डोज में आराम होगा, किसी को 4 डोज लेने के बाद भी आराम नहीं होगा। तो ये सभी तथ्य जो होते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल होते हैं। तो इसलिए मेडिकल तथ्य से लेके एस्ट्रोलॉजिकल तथ्य तक, ठीक है, आप इन तथ्यों को बोल नहीं सकते कि ये गलत तथ्य होते हैं, ये सही होते हैं। हाँ, लेकिन इसकी एक विधि होती है। अगर इसको आप सही ढंग से एक्सप्रेस करना सीखो, काउंसलिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, लोगों को उस चीज को एक्सप्रेस करने की कला बोलते हैं, अगर ये सही ढंग से अगर आपको आ जाती है तो गलत चीज भी सही में तब्दील हो जाती है। ठीक है। कभी कभी डॉक्टर लोग देखो बिना मेडिसिन से भी आपका इलाज करा देते हैं बातों से। तो जिस डॉक्टर को आपका पेट काटना ही होता है तो कोई भी कुछ भी बात बोल के आपका पेट काट ही लेगा। ठीक है। वो जिस डॉक्टर को आपको खाली बातों से हील करना होगा वो क्या करेगा? आपको बातों से हील करा देगा। कितनी भी क्रिटिकल बीमारी रहे वो अपनी बातों के जरिए आपके पॉजिटिव ब्रेन स्टेट में ला के उसको आप वो हील करा देगा। तो जिस डॉक्टर से आपको बड़ा मनी ऐंठना होता है तो वो डॉक्टर क्या करेगा? आपके ब्रेन को निगेटिव स्टेट में लेके जाएगा, आपको डराएगा। मेडिकल साइंस में क्या बोला जाता है? मेडिकल साइंस में अगर कोई क्लाइंट आपके पास जाता है तो उसको काउंसलर के साथ इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि उसका ब्रेन पॉजिटिव वेव में रहे, वो दिमाग की बारीकियों से अच्छे से पढ़ सके, इसलिए वहां पे साइकोथेरेपिस्ट को रखा जाता है। ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो उसमें ये विधियां रहती है। जो बड़ी बड़ी बीमारी वाले डॉक्टर, तो उनको क्यों काउंसलिंग किया जाता है? पहले उनको पता है मेडिकल साइंस तब भी काम करेगा जब आपका ब्रेन जो होता है वो पॉजिटिव स्टेट में रहेगा, अदरवाइज ये जो होता है ये काम नहीं करेगा। जब ये पॉजिटिव स्टेट में नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, और ये पॉजिटिव स्टेट में रहेगा तो ये काम करेगा। क्योंकि आपका विल पावर जब तक अंदर से सपोर्ट नहीं करता तब तक आउटर क्रियाएं भी आप पे असर नहीं कर पाती। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो पूरा जो साइंस होता है ये सूडो साइंस होता है। अभी इसको सूडो साइंस है, जिस पे अप्लाई हो गया, जिसको अनुभूति मिल गई उसके लिए सही है, और जिसको अनुभूति नहीं हुई तो, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं ना आप दिखा सकते। ज्योतिष का कोई प्रूफ है आप दिखा सकते हो कि हाँ ये चीजें यही दिशा में होगी और सन का पोजीशन तब यही रहेगा? इसका कोई प्रूफ है? नहीं है ना। हम अपने अंदेशे से बांधते हैं उसको। इसलिए इस साइंस को सूडो साइंस बोला गया, और इसको मिथ्या साइंस में इसलिए डाला गया है क्योंकि इसको प्रूव करने की कोई विधि ही नहीं थी। ठीक है। मेडिकल में डॉक्टर बता सकता है यहाँ पे हार्ट है और हार्ट ऐसा दिखता है, तो आपको किसी को काटेगा और निकाल के दिखा देगा। लेकिन अगर किसी में राग आता है, किसी को गुस्सा आता है, ठीक है, किसी में खुशी होती है, वो मेडिकल साइंस दिखा पाती है? मैं बोलूंगा चलो कीर्ति जी आपके बॉडी में से दिखाओ, कैसे कौन से पार्ट बाहर निकाल के दिखाओ कि वो आपकी खुशी को दिखाता है। तो भी हमारे भावार्थ तो होते हैं, भावनाएं होती है। ठीक है, जिसको हम दिखा नहीं सकते। उसी की तरह से ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी होती है, जिसको हम अंकों के माध्यम से, यहाँ पे दिखाने के लिए अंक होते हैं, लेकिन भावार्थ जो होते हैं इसमें छिपे हुए होते हैं, और हम उन्हीं भावार्थों को पढ़ने की कला को सीखते हैं। आपने क्या सीखा? एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी, आपने अंकों के बीच में छुपे हुए भावार्थ को पढ़ना सीखा, अंकों के मीनिंग को पढ़ना सीखा। हर अंक की भावनाएं क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके भाव को पढ़ना सीखा, और उनको पढ़ के ही अलग अलग तथ्यों में उनको डालना सीखा। जैसे आपका ब्रेन निगेटिव माइंड में होगा तो क्या सोचेगा? ठीक है। तो उसी तरह से हमने ग्रह के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा और ग्रह के निगेटिव एस्पेक्ट को देखा। यानी जो ग्रह हमारे
लाइफ में नहीं होते, जिसकी ऊर्जा नहीं होती, उसके हमारे लाइफ पे क्या असर होगा। जिससे वन ग्रह नहीं होता, वन करियर का होता है। तो हम देखते हैं कि जिनके लाइफ में वन वन नहीं था, उनके लाइफ की हम गतिविधियों को एनालिसिस करते हैं और उस तथ्य पे हम बोलते कि उनको करियर में, लीडरशिप में वो लोग आगे नहीं थे, वो हमेशा ही किसी के पीछे छुपा करते थे। उनमें लीडरशिप क्वालिटी सही से उजागर नहीं हुई और आगे जाके उनको करियर में भी बाधाएं उत्पन्न हुई। ठीक है। तो आपने ये कब जाना, जब आपने देखा कि नंबर ऑफ कुंडली में एक नंबर का अंक कम था, और फिर आपने जितने लोगों को ऑब्जर्व किया जिसमें एक नंबर का अंक कम था, और उसके तथ्यों के बारे में पढ़ा, और 10 तथ्यों को, जैसे 10 लोगों के बारे में आपने स्टडी की, और 10 लोगों की कार्य विधि को आपने एक लाइन में रखा, और फिर उसको मर्ज किया, क्या क्या सिम्टम्स सेम थे। तो आपको लगा कि यहाँ पे 50% जो सिम्टम थे सभी में सेम नजर आ रहे हैं। 50% सिम्टम जो थे वो सभी में क्या आ रहे हैं कि सेम नजर आ रहे हैं, और इसी सिम्टम के आधार पे आपने 50% बातों को उनको बोलना चाहा, क्योंकि 50% बात तो डिफरेंट आने लगी। ठीक है। फिर हमने और 10 लोगों पे सेम स्टडी की, और 10 लोगों में हमको और कुछ सामने मिला जो 60% तक था, यानी एक कुछ नया तथ्य था जो इन सभी में मैच हो रहा था। उन तथ्यों को हमने उठाया, और इसी तरह से इसका इवोल्यूशन होता गया। इसी तरह से इन शिक्षा बोलते ना, इन टाइपों का विकास होते गया। अभी तो लोग अनंत टाइप को पढ़ते हैं। मोबाइल एस्ट्रोलॉजी भी बीच में किसी ने तो भी बोली थी सर, मोबाइल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है। ठीक है। तो ये तो सब बाहरी गतिविधियां थी। पहले हमने आंतरिक गतिविधियों के बारे में सीखा, इंटरनल स्ट्रेन के बारे में सीखा। तो जब इंटरनल स्ट्रेन के बारे में पढ़ना होता है तब हम क्या करते हैं, बाहरी गतिविधियों को पढ़ते हैं। आप क्या करते हो जब इंटरनल गतिविधियों को पढ़ते हो, घर की चीजों को पढ़ते हो, जब कुछ घर में नया लगता है तब आप बाहर में मार्केट में जाकर चीजों का एनालिसिस करते हो ना, आपके घर में क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह से हमने हमारे घर को सुंदर बनाना, शरीर हमारा एक घर होता है, ठीक है, उसमें नंबर, ये अलग अलग भावार्थ होते हैं, और उस भावार्थ को और अच्छे वे से एक्सप्रेस करने के लिए हमने रेमेडीज का यहाँ पे विकास किया। तो रेमेडीज कैसे आपने जज किए, फिर आपने देखा कि आपके मन को किस टाइप की चीजें प्रफुल्लित करने लगे, किस टाइप की चीजें आपके ब्रेन को पॉजिटिव स्टेट में रखने लगी, और वही पॉजिटिव स्टेट जो होता है 100% आउटपुट को जनरेट करता है। आपने उस भावार्थ से रिलेटेड चीजों को कंप्लीट करना सीखा। जैसे किसी में लीडिंग कैपेसिटी नहीं थी, लीडरशिप कैपेसिटी नहीं थी, तो आपने उसको लीडर बनाने के लिए उसको स्टेज पे लाना सिखाया, लोगों के साथ बोलना सिखाया, आपने डेयरिंग सिखाई। ठीक है। तो ये तो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होता था। लेकिन अभी इसी चीज को हमको अगर किसी चीज के द्वारा अगर उनको देना है तो हम क्या करते, सूर्य की उपासना करते, वो सूर्य के कैरेक्टर के बारे में उनको बताते, और वो बंदा उसी बात को सुन सुन के उस कैरेक्टर को अपने अंदर डेवलप करना शुरू करता है। क्योंकि इसका साइंस भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि सेल्फ हीलिंग टेक्निक बोलते ना, सेल्फ टॉक टेक्निक, जो भी बात आप करोगे वही आपका थॉट प्रोसेस बनेगा, और वही चीज आपके बिहेवियर में आना शुरू करेंगे। तो इस आधार पे हम आपके लक्ष्य को भटकाते हैं और आपके थॉट प्रोसेस में उस चीजों को लाना शुरू करते हैं। तो उस चीजों को लाने के लिए आप क्या करोगे, आगे वाले से कुछ क्रिया करोगे, दान पुण्य कराओगे, या किसी मंत्र का जाप कराओगे, जिसके आधार पे उसका ब्रेन उस इंस्ट्रक्शन को मानने लगेगा और चीजों को वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। तो अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र को निगेटिव वे में देखने की शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जागरूकता कम और डर का माहौल ज्यादा फैलाया गया, डर को ज्यादा फैलाया गया लोगों की मानसिकता को। क्योंकि हमको पता है लोगों पे आप राज कब करोगे, जब उसको डराओगे। आप सपोज डॉक्टर ने आपको अगर डराया नहीं और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, डॉक्टर ने बोला कि आपको सेकंड अटैक आ सकता है, आपको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तभी आप जाके हॉस्पिटलाइज हो गए ना। या डॉक्टर बोलोगे चलो जाओ आप घर में जाओ, अगर कभी आपको ऐसा लगा तो तुरंत आ जाना, तो आप क्या करोगे, ठीक है जाओगे और उस क्रिया से निकल जाओगे। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि आपको सेकंड झटका कभी भी आ सकता है, उससे बेहतर है कि आप ऑब्जर्वेशन में रहोगे,
तो यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट तब के तब हो जाएगा। हो सकता है तब घर में आपके साथ कोई नहीं होगा तो आप एक केयरटेकर रख देते हो। तो ये क्रिया को हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे मन में डर था। तो यहाँ पे विकास के तौर पे फिर हमारे विकास के नाम पे हमारा आर्थिक शोषण हुआ गया, और वो शोषण करने के लिए यहाँ पे डर की भूमिकाओं को रखा गया। यहाँ पे क्या हो गया? डर की भूमिकाओं को रखा गया। जैसे आपने अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं था, तो मैं क्या करूंगा? उसका सीधा कनेक्शन आपके कर्मा के साथ कर लूंगा। मैंने सीधा उसका कनेक्शन क्या कर दिया? आपके कर्मा के साथ कर दिया। और मैंने बोला कि मैम आपके कर्मा, शायद पुराने कर्मा कुछ ऐसे हो गए जो अभी आपको प्रॉब्लम देते होंगे। ठीक है, यानी हमने आपका रिलेशन कर्मा से कर दिया, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका बहुत सारे मैंने चीजें करके ट्राई करके चीजें कर ली, और उसका समाधान मेरे को नहीं मिला। तो जब मुझे किसी चीज का समाधान नहीं मिल पाता है, आपको किसी चीज का समाधान नहीं मिल पाता है, तब आप अपने जीवन में चीजों को कहाँ पे तोड़ लेते? कर्मा से कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, थोड़ा हमारे पास कांदे और सोयाबीन की बात चल रही थी, हमारे इसमें विकास होता है ना इसका, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि जो यहाँ पे भावार्थ जो होते हैं, उस भावार्थ की स्टडी होती है, और उसका सॉल्यूशन जो आप देते हो, उसके आधार पे इसका सॉल्यूशन आप लिखते हो। और जो सॉल्यूशन के आधार पे आपको, जैसे आपने कुछ रेमेडीज किसी को कराए, उस रेमेडीज का ज्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ, वो रेमेडीज आप कारगर में लिखते गए। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और बाकी के साइंस का विकास हुआ, और हमारा जो मेडिकल साइंस का विकास होता है इसी तथ्य के आधार पे होता है। यानी बिना चेकअप किए कोई तथ्य काम नहीं करता है। जैसे ट्रेन भी पहले आई होगी तो पहले उसको चला के देखते हैं, एक बॉम्ब भी बनाते हैं तो उसको पहले यूज करके देखते हैं कि वो सही से काम करता है कि नहीं करता है। यानी यहाँ पे जो भी चीजें होती है एक्सपेरिमेंटली चीजें होती है, लेकिन जो चीजें भौतिक रूप में होती है, भौतिक शरीर में होती है, तो उसी को साइंस मानती है। और जो भावनात्मक तौर पे होती है उसको साइंस नहीं मानती। लेकिन साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन को मानते हैं। क्या किसी ने देखा है? आप कभी बोलते हो कि सर, आप बोलते हो सबकॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, साइंस की बातों में आप इतना सारा बखान करते हो, तो क्या आप हमें रिसर्च में निकाल के बता सकते हो सबकॉन्शियस ब्रेन दिखता कैसा है, कॉन्शियस ब्रेन दिखता कैसा है? क्या कोई दिखा पाएगा उसको? तो जैसे ही आप अपनी आत्मा को नहीं देख पाते हो साइंस में, आप फिजिकल स्ट्रक्चर को देख पाते हो, बराबर है। तो बोला जाता है कि जैसे आप आपके बॉडी के हार्ड डिस्क को देख पाते हो, हार्ड ड्राइव को देख पाते हो, हार्डवेयर को देख पाते हो। ये हमारे बॉडी में जो दिखता है, हमको जो दिखता है, चेहरा है, बॉडी है, हाथ है, हैंड है, आंख है, ये हमारे बॉडी के कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोले तो हार्डवेयर पार्ट है, बराबर है। और इसको चलाने वाला जो मन होता है वो हमारे बॉडी का सॉफ्टवेयर है। ये कभी दिखता नहीं है हमको। जैसे आपको एक लोगो दिखता है, जैसे प्रिंट का लोगो दिखता है, आप प्रिंट करते हो प्रिंट आ जाती है, बराबर है। लेकिन उसके बैक ऑफ द प्रोसेस, इनके पीछे में कितनी इनविजिबल कोडिंग होती है, हिडन कोडिंग चलती है, वो आपको पता होती है। हमको तो पता चलता है एक क्लिक पे तो प्रिंट आ जाती है, एक क्लिक पे तो प्रिंट आ जाती है, लेकिन उसके बाद में कितनी कोडिंग होती है ये समझ में नहीं आता। तो वैसे ये सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे बॉडी का, क्या होता है? भावार्थ होता है। इसको भावार्थ बोला गया है। जिस चीजों को हम देख नहीं पाते उसको हम क्या बोलते हैं? भावार्थ, भावनाएं। नहीं, हंसी की भावनाएं, खुशी की भावनाएं हम देख नहीं पाते। आपके हम क्या करते हैं? फिजिकल शरीर से उसको जज करते हैं। जैसे कोई रो रहा है तो हाँ ये नाराज बंदा है, कोई हंस रहा है तो ये बहुत बड़ा खुश मिजाज बंदा है, किसी को गुस्से में देखता है तो उसको गुस्सा आता है। ये सभी भावार्थ होते हैं। ठीक है, हेमा मैम पूछे टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जो है वो न्यूमरोलॉजी के टाइप के बारे में, उसी के विश्लेषण को हम यहाँ पे पढ़ रहे कि इसका विकास कैसे हुआ। तो हर जो तथ्य होते हैं, तो तथ्य कैसे बने हुए हैं? एक्सपेरिमेंटल बनते हैं। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र, इनकी सभी की विशेषता होती है, क्योंकि पुराने
जमाने में भी ज्योतिष्य जो होते थे, ठीक है, जैसे मैंने बीच में कहीं पे तभी पढ़ा था, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में बोलते हैं धरती और सन की दूरी के बारे में बताया जाता है, ठीक है, 12 सैकड़ों ऐसे कुछ तो भी होता है ना, तो एक वहां पे स्टेटमेंट होता है, तो एक मिनट, वो स्टेटमेंट ही मैं गूगल से बताता हूँ आपको कौन सा है, प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है, हनुमान चालीसा निकालना पड़ेगा मुझे। सहस्त्र योजन पर जानती हाँ हाँ हाँ, जो मैम ने बोला शास्त्र जोगन, तो जोगन यानी 1000, नहीं शास्त्र यानी 1000 बार, जोगन यानी ये, ठीक है, तो वो बोलते थे कि पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की दूरी थी वो 26,000 से ऊपर कुछ तो भी थी, ठीक है, 15 तो करोड़ खाली, हाँ 26 करोड़ समथिंग कुछ दूर थी, तो उसमें खाली, और जब एक्चुअल उसके बाद में भौगोलिक स्थानों पे उसको काउंट किया जाए तो खाली 100-150 किलोमीटर का खाली डिफरेंस था, ठीक है। अभी हनुमान चालीसा का डेवलपमेंट कब हुआ? बहुत बार हो गया, बहुत पहले हो चुका था, ठीक है, बाद में खगोलीय चीजों को हमने पढ़ना शुरू किया, तो मतलब आप जानते थे कि पुराने जो ऋषि मुनि थे, पुराने जो अभ्यासक थे, पुराने जो वैद विधि वाले थे, तो वो इन चीजों का डीप में स्टडी करते थे, वो क्या करते थे, डीप में इन चीजों का स्टडी करते थे, और उनका मिला जुला रूप, जैसे बोलते ना एग्जैक्शन नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी में एग्जैक्शन नहीं आता, न्यूमरोलॉजी में नहीं आता, बराबर है, तो क्या होता है कुछ डिफरेंस रहता है, माइनरली डिफरेंस सा रहता है, थोड़ा 100 कदम आगे रहेगा, 100 कदम पीछे रहेगा, बराबर है। आप किसी लक्ष्य को भेदना हो तो उस तीर को कैसे अंदाजे से छोड़ते, आप सोचते हो वो 10 कदम पीछे जा सकता है या 10 कदम आगे रह सकता है, और उसके अंदेशा से आप तीर को छोड़ते हो, आप सटीकता से नहीं बोल सकते कि ये तीर उतने ही दूर जाएगा, उतने ही डायरेक्शन में जाएगा, उतने ही डिस्टेंस में जाके गिरेगा, बराबर है। आप उसकी गिरने की क्षमता को, उस तीर कहाँ पे जाके नीचे उसकी कार्य क्षमता कम होगी और कहाँ पे वो जाके निष्फल हो जाएगा, उस डायरेक्शन को दिमाग में रख के उतनी दूरी में उस बाण को चलाते हो कि वो पूरे फेज में अपने कार्यों को करे, बराबर है। अब अगर कोई 200 किलोमीटर दूर होता है और यहाँ पे आप बांध छोड़ते तो उसको लगेगा, आप गोली भी मारते हो तो उसकी भी एक सीमा रहती है, आप किसी को शूट भी करते हो, गोली भी चलाते हो, तो उसकी एक भेदने की एक समय सीमा होती है, एक डायरेक्शन होता है, एक दूरी होती है, उस दूरी के बाद वो गोली निष्फल हो जाती है, उसकी स्पीड में कमी आ जाती है, उसके बाद में जो खड़ा इंसान को वो उतनी हार्म नहीं देती है जितनी पास से चलाने से हार्म देती है, तो हर चीज को लिमिट होता है, मानते हो आप इस चीज को? ऐसे होता है तो 1000 किलोमीटर दूर के इंसान को भी लोग गोली से उड़ा देते थे, लेकिन होता है ऐसा? उसकी एक फीट होती है, 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट, ठीक है, उसकी दूरी होती है, उस दूरी के बाद वो क्रियाएं निष्फल हो जाती है, इसलिए बोलते ना वहां पे हर बॉम्ब के नीचे देखो उसकी मारक क्षमता लिखी होती है, यानी कितने दूरी तक वो चीजों को हिट करेगा, कितने दूरी तक की चीजों को वो हिट कर सकता है, यानी कितनी दूरी से आप दुश्मन को मार सकते हो उसकी, ठीक है। तो ये जो होता है ये अंदाजे से चलने वाला साइंस होता है। आपने बोला कि ये गोली 2000 किलोमीटर तक जाके इंसान को हार्म पहुंचा सकती है, तो आपने 2000 किलोमीटर तक कैसे किया? नंबर ऑफ टाइम आपने चला के देखे और उसके बाद उसको आपने एनालिसिस किया, और कितने दूरी पे जाके वो कितने हार्म पहुंचाएगी, तो ये भी आपने अलग अलग स्टेबल पे उसको पहले 100 किलोमीटर पे रखा होगा, फिर 150 किलोमीटर पे रखा होगा, फिर 200 किलोमीटर पे रखा होगा, फिर 250 किलोमीटर पे रखा होगा, तो इसके आधार पे जैसे ये अनुमानिक स्टडी होती है, तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी अनुमानिक स्टडी होती है, लेकिन यहाँ पे इनका विकास ज्यादातर से इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे निगेटिविटी चीजों को पढ़ाया गया, और बोलते ना जहाँ पे अंधश्रद्धा वास करेगी वहां पे उस चीज का पतन हो जाएगा, क्योंकि लोगों में बौद्धिक विकास जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे इस तथ्य को लोग नाकारते जाएंगे, क्योंकि लोग साइंस क्या बोलते हैं, जो दिखता है उसमें मैं बिलीव करूंगा,
साइंस बोलता है जो दिखता है मैं बिलीव करूंगा, तो हम साइंस को ऐसे भी बोलोगे तो भैया तुम्हें गुस्सा आता है तो उसको भी दिखा दो एक बार, तो हम भी मान लेंगे कि साइंस काम करता है। ठीक है, तो हर चीज की एक लिमिट होती है, साइंस की भी एक लिमिट होगी, वैसे भी हर चीज का एक लिमिट होता है, और उस लिमिट के दायरे में भी हम समझते हैं, इसलिए कुछ कुछ चीजों को साइंस अनसुलझे रहस्य में रखता है। जैसे बॉडी में ब्लड कैसे बनाते हैं, ये भी अनसुलझा रहस्य है। साइंस का इतना टेक्निक बनने के बाद भी साइंस ने कभी ब्लड बनने की पेशियों को नहीं बनाया। किसी में ब्लड कम होते तो साइंस क्या करती है, किसी का ब्लड डोनर ही चढ़ाती है ना, उसको इंजेक्शन सलाइन देके तो नहीं बढ़ाती है। जिसको इंस्टेंट ब्लड चाहिए तो उसको इंस्टेंट ब्लड लगाया जाता है। तो हर चीज का जो लिमिटेशन और बेनिफिट जो टिका रहता है वो आप पे टिका रहता है, क्योंकि आप जो बनते हो यहाँ पे आने वाले भविष्य को बनाने वाले लोग होते हैं। तो आशा करता हूँ आप हमेशा ही सही नॉलेज को सीख